एक जाटनी अपने खेत में गोबर पाट रही थी, अर्थात गोबर के उपले बना रही थी और साथ साथ मुंह से तिल चबा रही थी। तभी वहां से राजा का बिगड़ा हुआ नौजवान लड़का गुजरा। जब उसकी नजर उपले बनाती हुई उस नौजवान सुंदरी पर पड़ी तो उसने सोचा, क्यों ना इसके साथ थोड़ी ठिठौली की जाए। इस सोच के साथ वो अपने घोड़े को उसके थोड़ा करीब लेकर गया और उस जाटनी से बोला, तिल थापनी, गोबर चाबनी, ई गांव को के नाव, अर्थात तिल बनाने वाली और गोबर चबाने वाली इस गांव का नाम क्या है। जाट की लड़की भी बड़ी तेज तर्रार थी, उसने भी कुंवर को उसी ढंग से उत्तर दिया, सेल चढ़िया घोड़ा फर्क कावड़िया, ताव गांव को नाम ई टेली, अर्थात राजकुमार पर चढ़े हुए घोड़े इस गांव का नाम टेली है। जाटनी की हाजिर जवाबी और उसके नहले पर दहले वाले जवाब को सुन राजकुमार के तन बदन में आग लग गई। वो ठहरा राजा का लड़का और वो मामूली से जमींदार की लड़की। गुस्से से लाल पीला होता हुआ राजकुंवर जाटनी से बोला, तेरी ये मजाल, तू राजा के लड़के को उल्टा जवाब दे। मैं तेरे साथ ऐसी कहानी करूंगा कि तू सदा याद रखेगी कि तेरा पाला किससे पड़ा था। मैं तुझसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में ही तुझे छोड़ दूंगा। ना तो तू ब्याही रहेगी और ना कुंवारी। इतनी बात कह कुंवर वहां से जाने लगा। अब जाटनी उसे ऐसे कैसे जाने देती। उसने कहा, रुक राजा की घमंडी औलाद, अब मेरी भी बात सुनता जा। तू बड़ा राजकुमार बना फिरता है ना। अगर तेरे ही सगे बेटे से तेरा काला मुंह करवाकर, तुझे 7 जूते मरवाकर तेरे इस घमंड को चूर चूर न किया तो मैं भी असल जाट की औलाद नहीं। जाटनी की बात सुन कुंवर चुपचाप बिना कुछ बोले वहां से चला गया। राजमहल लौटकर उसने खाना पीना छोड़ दिया और अनशन करने लगा। इकलौते बेटे के अचानक बदले इस व्यवहार से राजा और रानी बहुत परेशान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों कुंवर ने अचानक खाना पीना छोड़ दिया। जब भी वे उससे इन सब की वजह जानना चाहते तो वो हर बार बात को टाल देता। राजा इसी सोच में परेशान बैठा था। तब रानी ने उससे कहा, महाराज, नया खून है, अभी अभी जवानी में पैर रखा है, क्या पता कुछ ऐसा हो गया हो जिसे वो अपने माँ बाप के साथ नहीं बतलाना चाहता हो। राजा बोला, तो फिर क्या करे अब। रानी बोली, महाराज, आप उसके जिगरी दोस्त को बुलवा लो और उसे कुंवर के पास भेजो। उसके आगे कुंवर जरूर अपने मन की बात कहेगा। राजा को रानी की बात उचित लगी। अगले दिन जैसा रानी ने कहा राजा ने वैसा ही किया और कुंवर के एक खास दोस्त को बुलवा उसे अपने बेटे की हालत से अवगत करवाते हुए उसके पास भेजा। कुंवर के जिगरी ने जब उसके पास जाकर उसकी इस व्यथा का कारण पूछा तो अंदर ही अंदर घुल रहे कुंवर ने उसके आगे सब उगल दिया। जाट की लड़की के साथ हुई पूरी घटना राजकुंवर अपने जिगरी दोस्त के सामने कह सुनाता है और कहता है, उस मामूली सी जमींदार की लड़की को मैं चुनौती तो दे आया कि मैं उसे बीच विवाह चौथे फेरे में छोड़ दूंगा, पर मेरी अब ये चुनौती पूरी कैसे होगी। अपने राजकुमार मित्र की बात सुन उसका जिगरी हंसता हुआ बोला, अरे मेरे यार, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम खाना छोड़कर अनशन पर बैठे हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता यानी महाराज से अभी बात करता हूँ। कुंवर थोड़ा चिंतित होता हुआ बोला, पर मेरे पिता हमारे इस कुकृत्य में शामिल क्यों होंगे भला। कुंवर का जिगरी बोला, तू उस सब की चिंता मत कर यार। इतना कहकर वो राजा महाराज के पास जाता है और उन्हें आधी अधूरी बात बताते हुए कहता है कि महाराज, आपके सुपुत्र का हृदय राज्य की एक जाट जमींदार की लड़की पर आसक्त हो गया है। बस उसी के चक्कर में वो अनशन पर है। अपने बेटे के दोस्त की बात सुन राजा बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं अभी उस जमींदार के घर राजकुमार का रिश्ता पहुंचा देता हूँ। इस प्रकार राजकुमार का जिगरी दोस्त उसके पिता को आधी अधूरी बात बताकर मना लेता है। राजा अगले दिन ही अपने एक पुरोहित के हाथों जाट के घर अपने लड़के का रिश्ता भेज देता है। पुरोहित तुरंत आदेशानुसार जाट के घर राजा के लड़के का विवाह प्रस्ताव लेकर पहुंच जाता है। राजा के लड़के का रिश्ता आया देख एक बार के लिए जाट सक पका गया। कहाँ वो राजा का लड़का और कहाँ हम साधारण से जमींदार। वो गहरी सोच में पड़ जाता है। उसका दिल इस रिश्ते के लिए गवाही नहीं दे रहा था, पर भला राजा के आदेश को टालने की उसके अंदर क्षमता कहाँ। अंततः वो विवाह के लिए अपनी सहमति जता देता है। जाट की लड़की यानी जाटनी को जब पता चला तो वो बिना अपने पिता को कुछ बताए मन ही मन सतर्क हो जाती है। उसे पता था राजा का लड़का कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। निश्चित तिथि पर कुंवर बारात लेकर जाट के घर पहुंच गया। पंडित ने मंत्र आदि पढ़ते हुए लड़की को बुलाया और विधि विधान के साथ उन दोनों का विवाह कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। रस्म अनुसार जब उन दोनों के फेरे हुए तो 3 फेरे पूरे होने तक तो कुंवर ने कोई हरकत नहीं की, पर ज्यों ही चौथा फेरा शुरू हुआ वो धड़ मार कर एकदम गिर पड़ा। अब उसके मित्र आदि तो पहले से ही सारी योजना से भली भांति परिचित थे।
उन्होंने आनन फानन में हो हल्ला मचाते हुए राजकुमार को उठाया और बोले, कुंवर को मिर्गी का दौरा आया है, ठीक होने पर इसे वापस ले आएंगे। इतना कहते हुए उन्होंने कुंवर को पालकी में लिटा दिया और शादी के बीच ही उसे ले गए। इधर जाटनी भी पहले से ही सतर्क थी। उसे कुंवर के मंसूबों का अच्छे से पता था। चौथे फेरे के दौरान जब कुंवर बहाना करते हुए नीचे गिरा और ये सारा झमेला हुआ, उसी दौरान उसने चुपके से कुंवर की कटार निकाल ली थी। उनके जाने के बाद जाट की बेटी ने राजकुमार की कटार से बाकी बचे हुए फेरे ले लिए। इस प्रकार विवाह संपन्न हो गया। अब बदले की बारी उसकी थी। जाट की लड़की को धोखे से विवाह के बीच में छोड़ राजकुमार राजमहल लौट आता है। वक्त बीता, पर कुंवर अब उसे लाने के लिए क्यों जाने वाला था भला? उसे तो बस अपनी कही हुई पूरी करनी थी। जाट की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो राजा के सामने जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अन्याय की गुहार लगाए। जाट की बेटी दिन प्रतिदिन गहरी चिंता में सूखने लगी। अंदर ही अंदर उसे ये बात कचोटती रहती कि राजा का लड़का तो उसे बीच विवाह छोड़कर अपनी कही बात पूरी कर गया। अब वो अपनी बात को कैसे पूरा करेगी? आखिरकार जाटनी ने भी एक योजना बनाई। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए वो अपने पिता के पास जाती है और उनसे कहती है, पिताजी, कुछ दिन से मेरा मन उखड़ा उखड़ा सा रहता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं मानसिक शांति के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। जाट ने भी सोचा, ठीक है, तीर्थ आदि घूमने से उसकी बेटी अपने साथ हुए उस हादसे को भूल जाएगी। उसने खुशी खुशी अपनी बेटी को तीर्थ जाने की इजाजत दे दी और जाते हुए उसे राह खर्च के लिए बहुत सारा धन आदि भी दे दिया। जाट की बेटी तीर्थ के लिए घर से निकल पड़ती है, पर उसे कौन सा सच में तीर्थ जाना था? उसे तो राजा के लड़के से बदला लेना था। अंततः वो अपनी बनाई योजना अनुसार उसी नगर में जाकर रहने लगी जहां का राजा उस राजकुमार का पिता था। अपने पिता के दिए धन आदि से जाटनी ने नगर के अंदर एक ठीक ठाक घर ले लिया और वो अपना रूप बदलकर गुजरी का रूप धारण कर राजा की नगरी में रहने लगी और कुछ बढ़िया नस्ल की गाय ले ली। योजना के तहत वो अपनी गायों को हरे चारे के साथ साथ बहुत से सूखे मेवे खिलाती। मेवे चराने से गाय का दूध अति उत्तम होता चला गया। गुजरी बनी जाटनी ने अपने गायों के उस प्योर दूध से दही जमानी शुरू कर दी और शाम के समय वो पूरी तरह बन ठन कर नगर के चौक में अपनी दही बेचने के लिए जाने लगी। जो कोई भी उस गुजरी से दही खरीदने आता और जब दही के दाम पूछता तो गुजरी दही का भाव 100 रुपये बताती। उस समय 100 रुपये बहुत अधिक होते थे। एक दिन राजकुमार का दोस्त जब चौराहे से गुजरा तो उसने भी गुजरी बनी जाटनी से दही का भाव पूछा। 100 रुपये बताने पर उसने सोचा, अवश्य ही कोई खास प्रकार की दही होगी, इसलिए इसका मूल्य इतना अधिक है। उसने गुजरी से वो दही खरीद ली और राजमहल जाकर वो दही उसने राजकुमार को दे दी। राजकुमार ने जब दही का स्वाद चखा तो उसकी तबीयत फड़क उठी। एक राजकुमार होते हुए भी उसने ऐसी स्वादिष्ट दही कभी नहीं खाई थी। दही के स्वाद से अभिभूत हो जब उसने अपने मित्र से उस अत्यधिक स्वादिष्ट दही का राज पूछा तो उसके दोस्त ने उसके आगे की पूरी बात कह सुनाई। राजकुमार ने सोचा, जिसकी दही इतनी स्वादिष्ट, इतनी उत्तम है, वो स्वयं कैसी होगी? ऐसा सोचकर वो अगले दिन खुद गुजरी के पास जाने का विचार करता है। गुजरी आम दिनों की ही तरह नगर के चौराहे में खड़ी अपनी दही बेच रही थी। तभी राजकुमार उस गुजरी के पास आता है और उससे दही देने को कहता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं पहचान सका कि ये गुजरी और कोई नहीं बल्कि वही जाटनी है जिसे उसने विवाह के बीच में ही छोड़ दिया था। राजा का लड़का गुजरी के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। गुजरी यानी जाटनी की तो शुरू से ही ये योजना थी कि वो किसी प्रकार राजा के लड़के को अपने जाल में फांस सके। अब राजकुमार हर रोज गुजरी के पास दही के बहाने आने लगा। एक दिन गुजरी ने उसे अपने डेरे में आमंत्रित किया। दोनों का प्यार प्रवान चढ़ा और वो एकांत में बने गुजरी के डेरे में मिलने लगे। इस प्रकार गुजरी यानी जाटनी गर्भ धारण कर लेती है। अगली बार जब राजकुमार उसके पास आया तो वो राजकुमार से अपने घर जाने की इजाजत लेते हुए कहती है, अब मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा, मुझे बहुत दिन हो गए, घर वाले चिंता में होंगे। राजकुमार गुजरी को रोकने की बहुत चेष्टा करता है पर वो नहीं मानती। अंततः गुजरी राजकुमार को जल्दी ही दोबारा मिलने का आश्वासन देती है। उसकी बात से सहमत हो राजकुमार उसे निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी निकाल कर देते हुए कहता है, अब की बार जब तुम हमारे राज्य में आओ तो तुम्हें कहीं बाहर ठहरने की आवश्यकता नहीं। तुम पहरेदारों को मेरी ये अंगूठी दिखाकर सीधी राजमहल चली आना। राजकुमार की अंगूठी ले जाटनी फिर से अपने गांव अपने पिता के पास लौट जाती है। तय समय पर जाटनी ने एक बड़े ही स्वस्थ और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया।
पुत्र के जन्म पर उसने अपने पिता को भी अपनी सारी योजना बता दी। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। जाटनी अपने पुत्र का खान पान का विशेष ध्यान देती, जिससे वो दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ने लगा। जाटनी से पैदा हुआ वो तेजस्वी लड़का अपनी उम्र के सभी लड़कों से होशियार और बलवान था। खेल खेल में वो अपने साथ खेलने वाले दूसरे लड़कों को पीट दिया करता था। ऐसे ही एक दिन जब वो खेल रहा था तो उसने एक ब्राह्मण के लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। घोड़े बने उस लड़के को जाटनी के लड़के ने बुरी तरह से पीट दिया। रोते चिल्लाते ब्राह्मण का लड़का जब अपने घर जाकर अपनी माँ को सारा माजरा बताता है तो उसकी माँ जल भुन उठती है। अत्यंत क्रोधित होते हुए वो जाट के घर जाती है और जाटनी पर बिफर पड़ती है। छिनाल कहीं की, ना जाने किसका लड़का लाई है। गांव के सभी लड़कों की नाक में दम किया हुआ है। मन आया उसको पीट दिया, मन आया उसे मार दिया। हरामी कहीं का। गुस्से से भरी ब्रह्माणी जब ये बातें जाटनी को कह रही थी, तब जाटनी का बेटा भी सारी बातें सुन लेता है। उसके तन बदन में आग लग जाती है। ब्रह्माणी के जाने के बाद वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ अपनी माँ के पास गया और बोला, या तो मुझे मेरे पिता का नाम बता, अन्यथा मैं तुझे मार डालूंगा। मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी माँ हो। अपने बेटे के मुख से ये बात सुन उसकी माँ की आंखें स्वतः ही नम हो जाती हैं। वो कहती है, मैं तुझे तेरे पिता का नाम अवश्य बतला दूंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तू अपने बाप का काला मुंह करके उसे 7 जूते मारेगा। अपनी माँ की बात सुन लड़का हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? तब जाटनी अपने बेटे के आगे पूरी बात खोल देती है कि कैसे घमंड में चूर उसके राजकुमार पिता ने अपनी बात पूरी करने के लिए उसे धोखे से बीच विवाह ही छोड़ दिया था, और कैसे तब वो उसके पिता का घमंड तोड़ने के लिए गुजरी का वेश धारण कर उससे फिर से मिली। माँ की पूरी बात सुन लड़का सन्न रह गया। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने उस ब्राह्मणी की बात सुन आपको गलत समझा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके कहे वचनों को झूठा नहीं होने दूंगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता का मुंह काला करके उसे 7 नहीं बल्कि 14 जूते मारूंगा, 7 आपके नाम के और 7 मेरे नाम के। अपनी माँ से ये वायदा कर जाटनी का बेटा अपने पिता के नगर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमार ने अपने पिता के निधन उपरांत राजकाज खुद संभाल लिया था। अब वो राजकुमार नहीं बल्कि संपूर्ण राज्य का राजा था। जाटनी का लड़का जब अपने पिता के नगर में पहुंचा तो उसे भी पता चल गया कि उसका पिता ही अब वहां का राजा है। लड़के ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि बेशक उसका पिता राजा हो, पर वो अपना वादा पूरा कर उसे सबक जरूर सिखाएगा। पूरे नगर को अच्छे से घूम फिर कर देखने के बाद जाटनी का लड़का नगर की एक बूढ़ी मालिन के घर ठहर जाता है। मालिन ने पहले तो उसे टरकाना चाहा, पर जब लड़के ने उसे एक सोने का टका दिया तो उसने खुशी खुशी उसे अपने यहाँ ठहरा लिया। रात को जाटनी के लड़के ने पूरे नगर में इश्तिहार चिपका दिए कि 1.5 छेल की नगरी में 2.5 छेल आयो है, ठगाए गो ठगावे गो कोनी। कहानी को बीच में रोककर आपको जाटनी के लड़के के इश्तिहार का मतलब अच्छे से बताता चलूं। दरअसल पुराने समय में 1.5 छेल शब्द का प्रयोग बहुत ही चालाक लोगों के लिए किया जाता था, और 2.5 छेल यानी चालाकों का भी चालाक। तो जाटनी के लड़के ने खुले शब्दों में पूरे नगर को चुनौती दी कि इस शहर के सारे लोग मिलकर भी सिर्फ 1.5 चालाक हैं, और अब उनमें 2.5 चालाक यानी मैं आ गया हूँ। अब कोई उसे ठग नहीं सकता, क्योंकि जो खुद ठगता है उसे ही ठगने वाला कोई नहीं होता। राजा के कानों तक जब ये खुली चुनौती पहुंची तो उसके अहम को बड़ी ठेस पहुंची। तमतमाते हुए राजा ने घोषणा की कि जो कोई भी इस 2.5 छेल को पकड़ेगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। राजा की घोषणा नगर में फैली तो मीणा जाति के लोगों ने 2.5 छेल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। पुराने समय में मीणा जाति एक बहादुर और योद्धा जाति मानी जाती थी। मीणा जाति के लोग राजा के समक्ष उपस्थित हुए और बड़े आत्मविश्वास के साथ बोले, हम उस दुष्ट 2.5 छेल को पकड़ कर दिखाएंगे। राजा ने खुशी खुशी उन्हें शुभ कामनाएं दी। दूसरी तरफ 2.5 छेल यानी जाटनी का लड़का उस बूढ़ी मालिन से पूछता है, बुढ़िया माई, आज नगर में ये हो हल्ला कैसा है? तब बूढ़ी मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, नगर में कोई 2.5 छेल आया है जिसे पकड़ने का जिम्मा आज मीणा जाति के लोगों ने उठाया है। बूढ़ी मालिन की बात सुन शातिर मुस्कान के साथ 2.5 छेल बोला, ओह तो ये बात है। जैसे ही रात्रि हुई मीणा लोग चौकसी के साथ नगर में निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ 2.5 छेल एक ज्योतिषी का रूप धारण कर मीनों के घर पहुंच जाता है और उनकी स्त्रियों को इकट्ठा कर उनसे कहता है, आज रात तुम्हारे घर डाकू आने वाले हैं जिनके बदन पर सिर्फ कच्छा होगा और वे गंजे होंगे।
इसलिए तुम पहले ही ईंट और पत्थर इकट्ठे कर तैयार रहना। जब वे खुद को घर मालिक बताते हुए अंदर घुसना चाहे तो उन पर ईंट पत्थर बरसा देना। इस तरह ज्योतिषी रूपी अढ़ाई छैल मीणाओं की स्त्रियों को बहला फुसलाकर वहां से चला जाता है। फिर वो एक नाई यानी बाल काटने वाले का रूप धारण कर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। घूमते घूमते जब मीणा लोग तालाब की तरफ आए तो उन्होंने उससे पूछा, कौन है रे तू और इस समय यहाँ क्या कर रहा है? तब नाई रूपी अढ़ाई छैल बोला, दरअसल आज रात अढ़ाई छैल अपनी हजामत यानी दाढ़ी बनवाने के लिए मेरे पास आने वाला है, बस उसी के इंतजार में बैठा हूँ। नाई की बात सुन मीणा लोगों की आंखें चमक उठी। अढ़ाई छैल आने वाला है। वे नाई से बोले, हम भी यहाँ छिपकर उसका इंतजार करेंगे। तब नाई बोला, नहीं नहीं, ऐसे तो वो तुम्हें पहचान लेगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारे बाल काटकर तुम सबको गंजा कर देता हूँ, फिर तुम सब तालाब में घुस जाना और सिर्फ अपना सिर बाहर रखना। गंजे होने के कारण अढ़ाई छैल तुमको देख नहीं पाएगा। जैसे ही वो आए तुम तुरंत उसे पकड़ लेना। और एक बात याद रखना, जब तुम्हें राजा से अढ़ाई छैल को पकड़ने का इनाम मिले तो मुझे मत भूल जाना। इस तरह नाई रूपी अढ़ाई छैल मीणा लोगों को भी बेवकूफ बना देता है और वे खुशी खुशी उसके कहे अनुसार करते हैं। जब वे गंजे होकर पानी में उतरे तो अढ़ाई छैल उनके वस्त्रों को वहां से उठाकर चंपत हो जाता है और वे तालाब में उसका इंतजार कर रहे थे। जब अढ़ाई छैल के इंतजार में मीणा लोगों को तालाब के अंदर बैठे आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, तब उनकी बुद्धि ने काम किया कि हो ना हो वो हरामखोर नाई ही अढ़ाई छैल था जो हम सबको बेवकूफ बना गया। वे दुखी मन से तालाब से निकलते हैं। देखा तो उनके वस्त्र भी गायब हैं। बेचारे कच्चे कच्चे में ही घर की तरफ हो लिए। जैसे ही वो घर पहुंचे तो उनके स्वागत में पहले से ही तैयार उनकी स्त्रियां ईंट और पत्थरों से अपने पतियों का स्वागत करती हैं। वे चिल्लाते रहे कि वे उनके पति हैं, पर वे नहीं रुकी। जब सवेरा हुआ तो उन्होंने अपने पतियों को पहचाना और उन्हें घरों के अंदर लेकर गई। राजा को जब ये पूरा वाक्या मालूम हुआ तो वो खिसिया कर रह गया। उसने विचार किया कि हाँ, दम तो है इस अढ़ाई छैल में। जिन्होंने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया था उसने उल्टा उन्हें ही धूल चटा दी। अढ़ाई छैल की बुद्धि को देखते हुए राजा इनाम की रकम को दुगना कर देता है। दोगुने इनाम के चक्कर में नगर का कोतवाल राजा के सम्मुख पेश होता है और कहता है, महाराज मुझे भी मौका दीजिए, मैं उस कमीने अढ़ाई छैल को आपके कदमों में लाकर डाल दूंगा। राजा ने कोतवाल को भी शुभकामनाएं दी। जाठनी का लड़का यानी अढ़ाई छैल फिर से बातों बातों में बूढ़ी मालिन से पता कर लेता है कि आज नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। उधर शाम होते ही कोतवाल गश्त के लिए निकल पड़ता है और इधर जाटनी का लड़का एक बूढ़ी स्त्री का रूप बना फटे पुराने कपड़े पहनकर नगर के चौक में बैठकर दाना दलने लग जाता है। कोतवाल वहां से गुजरा तो बूढ़ी स्त्री को देख बोला, क्यों री बुढ़िया, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? बुढ़िया बने अढ़ाई छैल ने हकलाते हुए बूढ़ी स्त्री की तरह ही जवाब दिया, क्या बताऊं हुजूर, अढ़ाई छैल आया था और अपने घोड़े के लिए दाने दलवाने का काम सौंप गया, बस उसी के काम में लगी हूँ, वो आता ही होगा। बूढ़ी की बात सुन नगर कोतवाल चहक उठा, बोला, तुम हटो यहाँ से बूढ़ी माई और अपने ये वस्त्र मुझे दे दो। इस प्रकार नगर कोतवाल बूढ़ी के वस्त्र पहन नगर चौक में दाने दलने लगा। बुढ़िया रूपी अढ़ाई छैल कोतवाल के कपड़े ले वहां से चंपत हो जाता है और कोतवाल पूरी रात नगर चौराहे में बैठा दाना दलता रहा। जब दिन निकलना शुरू हुआ तब आते जाते लोग कोतवाल के ऊपर हंसते कि ये आज कोतवाल को क्या हो गया जो इस भेष में नगर चौराहे पर बैठा दाना पीस रहा है। लोगों को खुद पर हंसते देख कोतवाल ने तुरंत वो सारा ताम झाम फेंक दिया और माथा पकड़कर बैठ गया। साला वो अढ़ाई छैल बुढ़िया का रूप बना मेरे साथ भी खेला कर गया। राजा को जब इस सारे घटनाक्रम का पता चला तो वो भी दांत पीस कर रह जाता है। जाटनी के लड़के ने राजा की नाक में दम किया हुआ था। जब मीणा जाति के लोगों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने उल्टा उन्हीं के सिर मूंडकर उनकी ही स्त्रियों द्वारा उन पर ईंट पत्थर बरसवा दिए। जब नगर के कोतवाल ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने कोतवाल को भी सबक सिखाते हुए उससे बीच चौराहे में दाना दलवाया, जिससे वो लोगों के बीच मजाक का पात्र बनकर रह गया। इन घटनाओं के बाद पूरे नगर में अढ़ाई छैल का भय इस कद्र हो चुका था कि अब कोई भी नगर निवासी उसे पकड़ने के लिए आगे नहीं आ रहा था। लोगों को ये बात जच गई थी कि अगर अढ़ाई छैल को पकड़ने गए तो उल्टा हमें ही लेने के देने पड़ जाएंगे। राजा भी उससे अत्यंत परेशान था। अंततः राजा ने उसे पकड़ने वाले को आधा राज्य देने की घोषणा की।
आधे राज्य के लालच में इस बार फौजदार हिम्मत करके आगे आया। बड़े ही विश्वास के साथ उसने राजा से कहा, होगा महाराज, वो 2.5 छैल, पर अब तक उसका पाला मुझसे नहीं पड़ा है। कल सुबह वो आपके कदमों में होगा। राजा ने बुझे हुए मन से फौजदार को भी शुभकामनाएं दी। इधर जाटनी के लड़के यानी 2.5 छैल ने बातों बातों में फिर से बूढ़ी मालिन के आगे वही बात छेड़ दी। क्यों री बूढ़ी माई, अब की बार किसने 2.5 छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया है? तब बूढ़ी मालिन दबी हुई आवाज में कहती है, बेटा अब की बार फौजदार ने उस 2.5 छैल को पकड़ने की ठानी है। क्यों री माई, कौन कौन है इस फौजदार के परिवार में? बुढ़िया बोली, बस 3 जन है, खुद फौजदार, उसकी पत्नी और उनकी बेटी, जिसे ब्याहे 12 साल बीत चुके हैं, पर उसका पति कभी उसे लेने के लिए नहीं लौटा। बड़े किस्मत के मारे हैं बेचारे। मालिन की बात सुन जाटनी का लड़का फौजदार को भी सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाता है। वो चुपके से ज्योतिषी का रूप धारण कर फौजदार के घर के आसपास घूमने लगता है। कोई बुझा निकलवा लो, किसी का गया हुआ अपना कब लौटेगा भी कि नहीं, ज्योतिषी को सब खबर है। ये कहते हुए जब उसने 3-4 बार फौजदार के घर के आगे चक्कर लगाए तो फौजदार बाहर आया। उसने ज्योतिषी को अंदर बुला उसके आगे अपना दुखड़ा रोया। हे ज्योतिषी, मेरी बेटी की शादी को 12 वर्ष बीत चुके हैं, पर मेरा दामाद उसे लेने के लिए नहीं लौटा। फौजदार की बात सुन जाटनी का लड़का बोला, अरे आपका भाग्य तो कुछ और ही कह रहा है, जल्दी ही आपके भाग खुलने वाले हैं। ज्योतिषी की बात सुन फौजदार खुशी के साथ साथ अचंभित होते हुए बोला, कैसे ज्योतिषी बाबा, कृपया थोड़ा और खुलकर बताइए। तब ज्योतिषी बोला, आपका दामाद बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है और आपके भाग्य अनुसार वो आज रात ही आपके घर पधारने वाला है, इसलिए आज चौकन्ने रहना। फौजदार बड़ा खुश हुआ। उसने ज्योतिषी को बहुत अच्छी भेंट देकर विदा किया। जिस बाप की जवान बेटी ब्याह के 14 साल बाद भी घर बैठी हो, उसे अगर पता चले कि उसका दामाद पूरे 14 वर्ष बीत जाने के बाद उसकी बेटी को लेने के लिए आने वाला है, तो उसे भला नींद कैसे आ सकती है। बिल्कुल उसी परिस्थिति में आज फौजदार था। वो ज्योतिषी के कहे अनुसार चौकन्ना हुआ अपने दामाद के आने का इंतजार कर रहा था। रात हुई तो जाटनी का लड़का एक व्यापारी का वेश धारण कर फौजदार के घर के आगे ये कहते हुए चक्कर लगाने लगा कि यही आसपास मेरी शादी हुई थी, पता नहीं कौन सा घर था। अब फौजदार तो परिवार सहित पहले से ही कान खड़े कर दामाद के इंतजार में थे। फौजदार तुरंत बाहर निकला और बोला, याद कैसे रहेगा इतने दिनों बाद जो तू आया है, और उसे आदर सहित घर के अंदर ले गया। उसका अच्छे से आतिथ्य किया, उसके लिए घर के ऊपर बने चौबारे में बढ़िया बिस्तर लगवा दिया। दामाद की अच्छे से खातिरदारी करने के बाद फौजदार खुद 2.5 छैल की तलाश में निकल गया। जब आधी रात हुई तब जाटनी के लड़के ने पास सोती हुई फौजदार की लड़की को उठाया और चाकू दिखाकर धमकाते हुए बोला, जरा भी शोर किया तो जान से मार दूंगा, और उसके सारे गहने आदि उतरवा लिए। जाते हुए जाटनी के लड़के ने फौजदार की लड़की को खाट से बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और बोला, कह देना अपने बाप को कि तू कहाँ 2.5 छैल को बाहर ढूंढता फिर रहा है, वो तो तेरा जमाई बन तेरे घर आया था। इतना कहकर घर में रखा अन्य धन आदि लेकर जाटनी का लड़का रफू चक्कर हो गया। सुबह हुई और सारा भेद खुला तो फौजदार ने भी अपना सिर पीट लिया। जब राजा तक ये खबर पहुंची तो उसके सब्र का बांध भी टूट गया। साले सब के सब निकम्मे हैं, कोई किसी काम का नहीं। अंततः राजा ने खुद 2.5 छैल को पकड़ने का बीड़ा उठाया। उधर जाटनी के लड़के ने बूढ़ी मालिन को लूटा हुआ बहुत सारा धन दिया और बोला, क्यों री माए, आज किसने बीड़ा उठाया है 2.5 छैल को पकड़ने का? मालिन बोली, अरे बेटा क्या बताऊं, उस 2.5 छैल ने तो पूरे नगर की नींद उड़ा रखी है। अब खुद राजा महाराज ने ही उसे पकड़ने का बीड़ा उठाया है। मालिन की बात सुन शातिर हंसी हंसता हुआ 2.5 छैल बोला, ओह, तो आज राजा साहब खुद निकलेंगे 2.5 छैल को पकड़ने के लिए। इसी दिन का तो उसे शुरू से इंतजार था। रात हुई तो राजा ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए और आखिरी दरवाजे पर अपराधियों को ठोकने वाला काट रखकर खुद वहां पर पहरा देने लग जाता है। उधर जाटनी के लड़के ने एक अत्यंत सुंदर लड़की का वेश धारण कर लिया और हाथों में पूजा की थाली लेकर निकल पड़ा नगर में। जब सुंदर युवती बना जाटनी का लड़का राजा के नजदीक से गुजरा तो उसे देख राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। सोचा, नव युवती इतनी रात को हाथ में पूजा की थाल लिए भला कहाँ जा रही है। राजा उसे आवाज देकर रोक लेता है और कहता है, कौन हो तुम और इतनी रात को कहाँ जा रही हो? युवती ने आत्मविश्वास के साथ निर्भीकता से उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी हूँ। राजा बोला, इतनी रात को कहाँ जा रही हो बेटी? इस पर युवती ने कुछ लज्जा कर कहा, महाराज
आपको तो यह पता ही है कि कल रात वो दुष्ट अढ़ाई छेल हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ साथ उस हरामी ने मेरा धर्म भ्रष्ट भी कर दिया। अंततः पास ही के भैरव मंदिर में फिर से पवित्र बनने के लिए जा रही हूँ। भैरव जी की कृपा से मेरा कलंक दूर हो जाएगा। इतना कह युवती रूपी जाटनी का लड़का वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो फिर से राजा के पास रुक गया और काठ की तरफ इशारा करते हुए उसने राजा से पूछा कि महाराज ये क्या चीज है। राजा बोला, बेटी ये काठ है, इसमें अपराधियों को पकड़कर कस दिया जाता है। आज उस दुष्ट अढ़ाई छेल को पकड़कर इसी के अंदर डालूंगा। राजा की बात सुन बड़े ही भोलेपन के साथ युवती बोली, महाराज ये भला कैसा यंत्र है? इससे पहले तो ऐसा कुछ मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी तो देखूं कि इसमें अपराधी कैसे ठोका जाता है। युवती के इतना कहने पर राजा ने अपना एक पैर काठ में रखा और बोला कि देख, इस तरह एक पैर इस छेद में डाल दिया जाता है और दूसरा पैर 3 छेद छोड़कर चौथे छेद में, और फिर इस काठ को बंद करके ताला लगा दिया जाता है। युवती बोली, महाराज मैं देखना चाहती हूँ, कृपया आप एक बार मुझे भी इसमें बंद करके दिखाइए ना। युवती का भोलापन देख राजा बोला, बेटी मैं तुझे इस काठ में कैसे बंद कर सकता हूँ भला? तुम्हारे ये कोमल कोमल हाथ पैर छिल जाएंगे। अगर तुम्हें इसे देखने की इतनी ही अभिलाषा है तो लो मैं स्वयं इसके अंदर जाकर तुम्हें दिखलाता हूँ। इतना कहकर राजा ने अपने दोनों पांव और हाथ उस काठ के अंदर डाल दिए। युवती बना जाटनी का लड़का तो कब से इसी फिराक में था। उसने तुरंत उस काठ को बंद कर ताला जड़ दिया। राजा बोला, ये क्या कर रही हो बेटी? अब मुझे निकालो इसके बाहर, खोल दो इस ताले को। तब जाटनी का लड़का बोला, मैं तेरी कोई बेटी नहीं हूँ, मैं तो तेरा फूफा अढ़ाई छेल हूँ। ये सुन राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जाटनी के लड़के ने अपनी जेब से कालिख निकालकर राजा के मुंह पर मल दी और 7 जूते मारते हुए बोला, ये मेरी माँ के नाम के। और एक बार फिर से एक के बाद एक करके 7 जूते दोबारा राजा को जड़ दिए और बोला, ये मेरे नाम के। इस प्रकार अच्छे से अपना बदला लेने के बाद जाटनी का लड़का राजा को उसी हालत में छोड़ वहां से 9-2-11 हो गया। बेचारे राजा की बड़ी दुर्दशा हुई। सुबह हुई तो लोगों ने उन्हें काठ में से निकाला। अब तक राजा भी अढ़ाई छेल का कायल हो चुका था, पर एक बात राजा को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सोच रहा था कि मैं तो उस लड़के को जानता तक नहीं, फिर उसने जूते मारते हुए ये क्यों कहा कि 7 मेरी माँ के नाम के और 7 मेरे नाम के। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि अढ़ाई छेल के सभी गुनाह माफ हैं। वह दरबार में हाजिर हो। राजा साहब उसे भरपूर इनाम नवाजने के लिए बेकरार है। जाटनी के लड़के ने जब ये घोषणा सुनी तो वो दरबार में हाजिर हो गया। महाराज मैं ही हूँ वो अढ़ाई छेल। उसे देख राजा हैरान था। उसे उसके आने की बहुत कम उम्मीद थी। कुछ देर तक राजा खुले मुंह से विचारों की उधेड़-बुन में खोया हैरानी से उसे देखता रहा। फिर जब राजा ने उससे जूते मारने का कारण पूछा तो उसने शुरू से लेकर अब तक का सारा वृतांत राजा के सामने कह सुनाया। तब राजा बोला, उसे तो मैंने बीच विवाह ही छोड़ दिया था, फिर वो मेरी पत्नी और तुम मेरे बेटे कैसे हुए? जाटनी का लड़का बोला, महाराज जब आपने फेरों के बीच बेहोश होने का नाटक किया था उसी क्षण पहले से ही चौकन्नी मेरी माँ ने आपकी कटार निकाल ली थी। आपके जाने के बाद बस आपकी उस कटार के साथ ही उन्होंने बाकी बचे हुए फेरों को पूरा कर विवाह संपूर्ण किया। और रही मेरे पैदा होने की बात तो मेरे जन्म की कहानी आपकी ये अंगूठी बयां करेगी। राजा ने तुरंत अपनी उस अंगूठी को पहचान लिया जिसे उसने गुजरी को दिया था। राजा जाटनी को आदर सहित अपने राज्य में बुलवा लेता है और जाटनी वो उसके लड़के से अपने किए के लिए माफी मांगता है। राजा ने अढ़ाई छेल को अपना बेटा मान उसे युवराज घोषित कर दिया और जाटनी को अपनी पट रानी बना लिया। इस तरह जाटनी ने भी अपनी कही पूरी करके दिखाई। उन्होंने साथ साथ बड़े ही आनंद के साथ अपना जीवन व्यतीत किया। निष्कर्ष सुनने से पहले आप सबसे प्रार्थना है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ कहानी के ऊपर अपनी राय जरूर दीजिए। निष्कर्ष, यह कहानी उस अहंकारी व्यक्ति की गाथा है जो अपने ऊंचे पद और बाहरी दिखावे के मद में चूर रहता है। राजकुमार को लगा कि उसका राजसी वैभव उसे किसी को भी अपमानित करने का अधिकार देता है, परंतु वह यह भूल गया कि अहंकार वह जाल है जो स्वयं को ही फंसाता है। दूसरी ओर जाटनी वह मूर्तिमंत धैर्य और बुद्धिमत्ता थी जिसने अपने अपमान का तत्काल प्रतिशोध नहीं लिया। उसने अवसर की प्रतीक्षा की, एक सोची समझी योजना बनाई और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सतर्कता से कदम बढ़ाया। उसने सिद्ध किया कि वास्तविक शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि आंतरिक साहस और विवेक में निहित होती है। यह कहानी हमें 4 गहरे सबक देती है।
नंबर 1, अहंकार पतन का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने पद और शक्ति के मद में दूसरों का अपमान करता है, उसका पतन निश्चित है। नंबर 2, धैर्य और बुद्धि अजेय हैं। क्रोध में किया गया कार्य विफल होता है, जबकि धैर्यपूर्वक बनाई योजना सफल होती है। नंबर 3, कर्म का सिद्धांत अटल है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। दूसरों के लिए जो व्यवहार करोगे वही अंततः तुम्हारे सामने आएगा। नंबर 4, सत्य की सदैव जीत होती है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, अंततः धर्म और न्याय की ही विजय होती है। अंततः अपने जीवन में अहंकार को कभी स्थान मत दीजिए। दूसरों का सम्मान कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी गरिमा और शक्ति होती है। और याद रखिए, जिसके पास धैर्य और न्याय है, उसकी विजय निश्चित है। कहानी में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।